ये है अगेंस्ट द गॉड्स के सीजन 2 का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट 55। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि फेंग जान्यून युनचे से कहता है, टिस्क टिस्क ब्लू विंड के लड़के, अभी भी वक्त है, भाग जाओ। तुम्हारी इस मामूली सी ताकत के साथ अगर तुम ऊपर गए, वो भी अकेले, तो बेइज्जती ही होगी। अरे शिट! फेंग जान्यून ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि उसके पास बैठा युनचे पहले ही उछल पड़ा था। कुछ छलांगों के बाद वो सीधा फीनिक्स स्टेज की तरफ बढ़ गया। अब आगे। युनचे की बिजली जैसी गड़गड़ाहट आवाज पूरे अरीना में गूंजी। रुको, किसने कहा ब्लू विंड नेशन का कोई पार्टिसिपेंट नहीं है? जब तक आवाज खत्म हुई, युनचे जोर से फीनिक्स स्टेज पर उतरा। उसने शांत लेकिन प्राइडफुल एक्सप्रेशन के साथ फेंग फेयन को देखा, अपना ब्लू विंड का पार्टिसिपेंट एम्बलम दिखाया और ऐलान किया, ब्लू विंड नेशन का युनचे मुकाबले के लिए हाजिर है। फेंग शुएर के मुंह से अनजाने में एक हल्की सी आह निकल गई। फेंग हेंगकोंग ने तेजी से मुड़कर पूछा, लेकिन उसने बात टाल दी। तभी फेंग सीचन खड़ा हो गया और जोर से बोला, रॉयल फादर, ये वही है, ये वही युनचे है। फेंग सिमिंग ने धीमी आवाज में कहा, यह सच में आ गया। लगता है उसे थोड़ी समझ है, क्योंकि वो जानता है कि वो हमारे हाथों से नहीं बच पाएगा। फेंग हेंगकोंग ने हल्के से कहा, उसका यहां आने की हिम्मत करना थोड़ी बहादुरी है। जब आ ही गया है तो उसे यहां से बच निकलने का ख्वाब नहीं देखना चाहिए। फेंग शुएर चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। उसका दिमाग उलझन में था। एक स्पेक्टेटर सीट के कोने में एक बेहद मामूली दिखने वाला शख्स युनचे को देखकर हैरानी से कांप उठा। उसने सोचा, क्रैप, ये यहां कैसे हो सकता है? उसके आगे बैठा एक 17 साल का लड़का सूज की आवाज के साथ खड़ा हो गया। वो इतना एक्साइटेड था कि उसका चेहरा लाल हो गया था। वो चिल्लाया, बॉस, आखिरकार आप आ गए। मैं जानता था कि आप जरूर आएंगे। पहले वाले शख्स ने उसके कपड़े खींचे और पूछा, अरे छोटे भाई, तुम इस शख्स को जानते हो? लड़के ने जोर से कहा, हाँ बिल्कुल, ये मेरे बॉस हैं। मैं इतनी दूर से यहां सिर्फ उनका मैच देखने आया हूं। पहले वाले शख्स ने कहा, ये तुम्हारा बॉस है? शिट, कितना इत्तेफाक है, ये मेरा सगा बड़ा भाई भी है। मैं भी यहां उसका मैच देखने आया हूं। युनचे का स्टेज पर आना पूरे अरीना का सेंटर ऑफ अटेंशन बन गया। लेकिन इस बार अरीना में सिर्फ चर्चाएं और हंसी के ठहाके थे। हर तरफ बेशरम हंसी और मजाक की आवाजें गूंज रही थीं। हर कोई युनचे को एक अजीब, दया भरी और मजाकिया नजर से देख रहा था। युनचे इस तरह के मंजर से बहुत अच्छे से वाकिफ था। ऐसा लग रहा था जैसे 2 साल पहले ब्लू विंड रैंकिंग टूर्नामेंट में जो हुआ था, वही सब दोबारा हो रहा है। फर्क सिर्फ इतना था कि 2 साल पहले उन तानों का उस पर जरा भी असर नहीं हुआ था और इस बार भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। अरीना के अंदर कुछ ब्लू विंड के प्रैक्टिशनर्स भी थे जो युनचे की ताकत देखने आए थे। ऑडियंस की हंसी के सामने वो बिखरे हुए ब्लू विंड प्रैक्टिशनर्स युनचे को देख रहे थे। कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए और ऊंची आवाज में दहाड़े, अपना मुंह बंद रखो सब। हमारे ब्लू विंड नेशन का युनचे न सिर्फ यंग जनरेशन का नंबर 1 है, बल्कि वो प्योर प्रोफाउंड प्रैक्टिशनिंग वर्ल्ड का नंबर 1 है। भले ही वो सिर्फ अर्थ प्रोफाउंड रेल्म पर है, लेकिन वो एक एम्परर प्रोफाउंड से भी लड़ सकता है। आसपास के ऑडियंस ने जैसे दुनिया का सबसे मजेदार मजाक सुना हो और सब जोर जोर से हंसने लगे। अर्थ प्रोफाउंड रेल्म एक एम्परर प्रोफाउंड से लड़ेगा? वाह! लगता है ये लड़का घर से निकलते वक्त अपनी दवा लेना भूल गया है। बोलने वाला ब्लू विंड प्रैक्टिशनर गुस्से से लाल हो गया। उसके साथी ने उसे पकड़कर सर हिलाया और कहा, इनकी परवाह मत करो, इंतजार करो। जब तक युनचे अपनी ताकत दिखाएगा, ये सब अपने आप चुप हो जाएंगे। फेंग फेयान ने युनचे को ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, तो तुम युनचे हो? फिर उसने युनचे के शरीर पर फिनिक्स ब्लड लाइन की मौजूदगी महसूस की और बोला, जैसा सोचा था। इसका मतलब है कि ब्लू विंड ने इस बार सिर्फ तुम्हें ही अकेला भेजा है। युनचे ने शांति से जवाब दिया, हां, यही सच है। फेंग फेयान ने ठंडे से कहा, जब तुम यहां आ ही गए हो तो इस रैंकिंग टूर्नामेंट को ठीक से लड़ो। टूर्नामेंट खत्म होने के बाद कोई आएगा जो तुम्हारे फिनिक्स ब्लड लाइन के मामले को ठीक से सुलझा देगा। लेकिन अगर तुम खुद को इस फिनिक्स स्टेज पर मरने देते हो तो यह भी बुरा ऑप्शन नहीं है। हफ, अब जाओ, अपनी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ टेस्ट करो। युनचे पर फेंग फेयन का ऑरा दबाव डाल रहा था, लेकिन युनचे का चेहरा बिल्कुल शांत था। वो प्रोफाउंड असेसमेंट स्टोन की तरफ चला गया और अपनी हथेली उसकी सरफेस पर रख दी। 19 साल का, अर्थ प्रोफाउंड रेल्म लेवल 10। यह देखते ही ऑडियंस हंसी से भर गया। युनचे ने अपना हाथ हटाया और हंसी के बीच आराम से मैच प्रेपरेशन एरिया की तरफ चल पड़ा। जैसे ही बाकी 5 नेशंस के प्रैक्टिशनर्स ने उसे देखा, सभी ने बेहद नफरत भरे एक्सप्रेशन दिए, जैसे ऐसे शख्स को अपना ओपोनेंट बनाना उनकी इज्जत की बेइज्जती हो। युनचे एक कोने में रुक गया।
नेवी टाइड नेशन के एक प्रैक्टिशनर ने मुस्कुराते हुए इतनी ऊंची आवाज में बोला कि युनचे सुन सके। मैं सोच रहा था कि युनचे नाम इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। लगता है 2 साल पहले ब्लू विंड नेशन के रैंकिंग टूर्नामेंट में जिसने पहला स्थान हासिल किया था वही युनचे था। एक दूसरे शख्स ने मुस्कुराते हुए कहा, थेस्क तेस्क 19 साल की उम्र में अर्थ प्रोफाउंड रेल्म का 10वां लेवल वास्तव में छोटे से ब्लू विंड नेशन की यंग जनरेशन का नंबर 1 माना जा सकता है। हन रुयू ने नाक से हंफ करते हुए कहा, यह सिर्फ एक छोटा सा जोकर है। युनचे ने उन पर बेपरवाही से एक नजर डाली और अपना सर घुमा लिया। लिंकुन ने सोचते हुए युनचे को देखा और कहा, यह तो वही है। ये सिंहान ने पूछा, ओ एल्डर लिंक इस ब्लू विंड के मामूली इंसान को पहचानते हैं? लिंकुन ने जवाब दिया, यह लड़का उतना साधा नहीं है जितना ऊपर से दिखता है। जी केनरू की नाजुक आवाज पास से आई, यह छोटा भाई साफ तौर पर उतना साधा नहीं है। उसका कल्टीवेशन लेवल इतना कम है, फिर भी ग्रेट फीनिक्स एल्डर के दबाव के नीचे उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसका गहरा एक्सप्रेशन हमेशा शांत रहा है, जो किसी को भी फैसिनेट कर सकता है। असली बात यह है कि वो काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। जी केनरू की हरकत देखकर यह सिंहान को अजीब सा लगा। 6 नेशंस के बाद अब बारी थी डिवाइन फीनिक्स एम्पायर की। फंग फेयान ने गरजते हुए कहा, फीनिक्स डिसाइपल्स स्टेज पर आओ। 10 इंसानी शैडो हवा में उड़े और आग के शैडो में बदल गए। उनसे निकलती जलन पैदा करने वाली गर्मी पूरे अरीना में फैल गई, लेकिन उनके आने पर वैसी चीखें नहीं गूंजी जैसी पिछले नेशंस के लिए गूंजी थी। डिवाइन फीनिक्स एम्पायर हमेशा का राजा था, उन्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं थी। आग जैसे लाल रोब्स पहने 10 शानदार यंग फिगर्स सामने आए। उन्होंने सीधे प्रोफाउंड असेसमेंट स्टोन पर अपनी हथेलियां रख दी। इस बार स्टोन ने उनकी उम्र, प्रोफाउंड स्ट्रेंथ और उनके नाम भी दिखाए। फंग फे बाय 24 साल का, एम्परर प्रोफाउंड रेल्म लेवल 5। पूरा अरीना हैरानी भरी चीखों से भर गया। पहला शख्स ही 6 नेशंस के हर प्रैक्टिशनर से ऊपर था, लेकिन खुशी की आवाज नहीं थी क्योंकि चीखने वाले सभी 6 नेशंस के थे। डिवाइन फीनिक्स एम्पायर के लोग शांत थे। ऐसी ताकत उनके लिए मामूली बात थी और बहुत जल्द लोगों ने जाना कि यह फेंग फेबाय उन 10 लोगों में सबसे कमजोर था। फंग लिंग्युन 23 साल की, एम्परर प्रोफाउंड रेल्म लेवल 6। जो दूसरी आई वो एक जोशीली दिखने वाली लड़की थी। जब उसकी उम्र और प्रोफाउंड स्ट्रेंथ दिखाई गई तो ऑडियंस फिर से चीख पड़ी। युनचे की भौहें भी थोड़ी उछल गईं। एम्परर प्रोफाउंड रेल्म रैंक 6। यह लिंग त्यानी के बराबर की हाइट थी और लिंग त्यानी तो 100 साल से ऊपर का था। डिवाइन फीनिक्स एम्पायर की एक 23 साल की फीमेल डिसाइपल ब्लू विंड नेशन के नंबर 1 की ताकत के बराबर थी। इस फर्क ने युनचे को एक बार फिर अफसोस करने पर मजबूर कर दिया। फंग बोई 25 साल का, एम्परर प्रोफाउंड रेल्म लेवल 6। फंग लनशान 24 साल का, एम्परर प्रोफाउंड रेल्म लेवल 6। फंग मिंगजू 23 साल की, एम्परर प्रोफाउंड रेल्म लेवल 6। फीनिक्स डिसाइपल्स एक के बाद एक आते गए। असेसमेंट स्टोन पर दिखाए गए शब्दों ने 6 नेशंस के प्रैक्टिशनर्स को इतना हैरान कर दिया कि उनके मुंह खुले रह गए। उन्हें पता था कि फर्क है, लेकिन आज उन्हें समझ आया कि यह फर्क कितना बड़ा था। 6 नेशंस में कुल 2 थ्रोन्स सामने आए थे, लेकिन डिवाइन फीनिक्स सेक्ट के सबसे कमजोर डिसाइपल भी उनसे लगभग आधा रेल्म ज्यादा ताकतवर थे। लिंग जी पूरी तरह से सन्न रह गया था। उसने कहा, क्या यह सच है? डिवाइन फीनिक्स सेक्ट के लोग सब इतने ताकतवर हैं? हुआ मिंघाई ने धीरे से कहा, ऑफ कोर्स, मैं जानता था कि तुम जैसे ब्लू विंड के छोटे भाई जरूर चौंक जाओगे। नेवी टाइड जैसे स्ट्रॉन्ग नेशंस का फर्क डिवाइन फीनिक्स सेक्ट से पहले से ही आसमान और जमीन जितना है, तो तुम्हारे ब्लू विंड के बारे में क्या ही कहें। लिंग जी काफी देर तक कुछ बोल नहीं पाया। उससे जो पहले युनचे पर बहुत ज्यादा विश्वास था, अब उसका विश्वास काफी हद तक टूट गया था। हुआ मिंघाई ने उसे एक बेवकूफ को देखने वाले अंदाज में देखा और कहा, डैम लड़के, कहीं तुम ये सोचकर तो नहीं आए थे कि बॉस यून डिवाइन फीनिक्स सेक्ट को हरा देंगे? क्या तुमने दिमाग खराब करने वाली गोलियां ज्यादा खा ली हैं क्या? लिंग जे ने सर खुजाते हुए धीरे से कहा, क्योंकि बॉस हद से ज्यादा ताकतवर हैं और उन्होंने मेरे दादा को भी हरा दिया था, इसलिए मैंने हमेशा सोचा था कि पूरे कॉन्टिनेंट की यंग जनरेशन में बॉस सबसे बेहतरीन होंगे। मैंने सोचा नहीं था कि डिवाइन फीनिक्स सेक्ट इतना ताकतवर होगा। हुआ मिंघाई ने कहा, तो मैं तुम्हें यह बताने में कोई हर्ज नहीं करूंगा कि सिर्फ एक मामूली 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट के लिए डिवाइन फीनिक्स सेक्ट को ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। ये 10 लोग शायद 25 साल से कम उम्र के सबसे ताकतवर लोग न भी हों। लिंगजी की आंखें एक जगह टिकी रह गईं। उसके आत्मविश्वास को एक ऐसा झटका लगा था
जैसा पहले कभी नहीं लगा। लिंग जय को इतना बड़ा झटका लगते देख हुआ मिंगहाई ने उसे फौरन तसल्ली दी। उसने समझाया कि निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भले ही बॉस यून डिवाइन फीनिक्स सेक्ट को ना हरा पाए, बाकी 5 नेशंस को संभालना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। उसने लिंग जय को वो शानदार मंजर इमेजिन करने को कहा जब बॉस यून अकेले 10 को हराकर 7 नेशंस में ब्लू विंड का नाम रोशन करेंगे। यह सुनकर लिंग जय की आंखों में चमक आ गई। वो जोश से सिर हिलाते हुए कहता है, सही कहा बिग ब्रो हुआ। बॉस को अपना सब कुछ झोंक देना होगा, ये सोचकर ही कि बॉस अकेले 10 को हराएंगे और ब्लू विंड को नीचा दिखाने वालों के मुंह पर तमाचा पड़ेगा। मैं अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। हुआ मिंगहाई ने संतोष से सिर हिलाया और कहा, हाँ, ये हुई ना बात। जल्दी ही डिवाइन फिनिक्स सेक्ट के 9 पार्टिसिपेंट्स का असेसमेंट पूरा हो गया। फेंग फेबन के एम्परर प्रोफाउंड रेल्म के 5th लेवल के अलावा बाकी 8 एम्परर प्रोफाउंड रेल्म के 6th लेवल पर थे। इसके बाद डिवाइन फिनिक्स सेक्ट का 10वां मेंबर आगे बढ़ा। उसका चेहरा शांत था। उसके कपड़े बाकी 9 लोगों से अलग थे। उसके फायरी फिनिक्स रोप पर एक चमकता हुआ गोल्डन फेंग नाम का सिंबल बना हुआ था, जो इस बात का सबूत था कि वो डिवाइन फिनिक्स इंपीरियल फैमिली का डायरेक्ट सक्सेसर है। उसके कदम रखते ही डिवाइन फिनिक्स एम्पायर की सीट्स पर हलचल मच गई। वो 14th प्रिंस है। वाह, 14th प्रिंस खुद इस रैंकिंग टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं। इस शोर ने युनचे का ध्यान भी इस 14th प्रिंस पर खींच लिया। यह शख्स फेंग सिलुओ, 22 साल का, एम्परर प्रोफाउंड रेल्म लेवल 8। वे छो। इस रेवलेशन से ऐसी हलचल मची जो पिछले 9 जीनियसेस के शोर से भी कहीं ज्यादा थी। हर कोई, चाहे वो 6 नेशन से हो या खुद डिवाइन फिनिक्स एम्पायर से, पूरी तरह से दंग रह गया। 22 साल की उम्र में एक हाई लेवल थ्रोन, ये डिवाइन फिनिक्स एम्पायर जैसे देश में भी एक लेजेंड जैसा था। युनचे की निगाहें उस पर कुछ देर टिकी रहीं और उसके आईब्राउज चुपके से सिकुड़ गए। वो सोचता है, इस शख्स की ताकत फेंग चिहुओ के बराबर है, जिसे मैं अपने सारे ट्रम्प कार्ड्स इस्तेमाल करके और लगभग अपनी जान देकर ही हरा पाया था। और फेंग चिहुओ की उम्र कम से कम 100 साल थी, लेकिन ये 14th प्रिंस सिर्फ 22 साल का है। ये प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में देखे गए लोगों में सबसे ज्यादा टेरिफाइंग एप्टीट्यूड वाला इंसान हो सकता है। जी शेनरू अपनी पतली उंगलियों से खेलते हुए मुस्कुराकर कहता है, हो, लगता है डिवाइन फिनिक्स सेक्ट में काफी कमाल का प्रोडिजी पैदा हुआ है। यह सिंघन ने नफरत से हंसते हुए कहा, ये सिर्फ इन 7 नेशंस में ही प्रोडिजी कहलाने लायक है। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, जबकि 2 औरतें उसके जिस्म से चिपकी हुई थीं। उसकी नजर बार बार फेंग सुएर की तरफ जा रही थी और उसकी आंखों में एक तेज हवस की आग जल रही थी। इसके बाद सभी 10 डिवाइन फिनिक्स सेक्ट के पार्टिसिपेंट स्टेज से नीचे उतरकर मैच प्रिपरेशन एरिया में चले गए। स्टेज पर फेंग फेयान की भारी आवाज गूंजी, जिसने 39th 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट के ऑफिशियल तौर पर शुरू होने का ऐलान किया। उसने मैच के रूल्स को समझाया। हार तब मानी जाएगी जब कोई स्टेज से बाहर हो जाए, फॉरबिडन मेडिसिन यूज करे, 10 सांस तक उठ ना पाए, बेहोश हो जाए या हार मान ले। हथियार अलाउड थे, लेकिन जहर या छुपे हुए असैसिनेशन टूल्स सख्त मना थे। उसने यह भी साफ किया कि कोई भी ट्रिक इस्तेमाल की जा सकती है, क्योंकि दिमाग भी स्ट्रेंथ का हिस्सा होता है। अपनी बात खत्म करते ही उसने अपना हाथ बढ़ाया और आग का एक गोला प्रोफाउंड स्टोन पर जा गिरा, जिससे टूर्नामेंट की शुरुआत हुई। प्रोफाउंड स्टोन पर 3 गहरे लाल शब्द उभर कर आए, नेवी टाइड नेशन। नेवी टाइड नेशन के प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर्स ने सिर उठाया और फिनिक्स स्टेज की तरफ देखा। उनके चेहरे पर कॉन्फिडेंस और घमंड साफ झलक रहा था। 10 हवा में उड़े और एक साथ फिनिक्स स्टेज पर उतर गए, अपने पहले ओपोनेंट का इंतजार करते हुए। जल्द ही प्रोफाउंड स्टोन पर दूसरी नेशन का नाम भी आ गया, ब्लू विंड नेशन। पूरे ऑडियंस का शोर अचानक रुक गया। फिर माहौल एकदम से बदल गया। क्या ये तो ब्लू विंड है? ये क्या मजाक है? हा हा हा, नेवी टाइड नेशन की किस्मत वाकई अच्छी है, आते ही एक कमजोर ओपोनेंट मिल गया। युनचे ने ब्लू विंड के 2 शब्दों को देखा, अपनी आंखें सिकोड़ी और फिर अचानक उछलकर स्टेज पर आ गया, जबकि पूरा अरीना चारों तरफ से आते शोर से गूंज रहा था। लोग उसे ताने मार रहे थे, कह रहे थे कि अकेले 10 से लड़ना कितना शानदार है। एक ने शर्त लगाई कि युनचे 3 सांस के अंदर नीचे गिर जाएगा, जिस पर दूसरे ने हंसते हुए कहा कि एक हल्का सा अटैक ही उसे तुरंत टपका देगा। एक बेहद गुस्से में दिख रहे नेवी टाइड प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर ने युनचे के सामने अपने दोनों हाथ सीने पर बांधकर कहा, हाँ, कितना बोरिंग है। मैं तो एक शानदार पहला बैटल लड़ना चाहता था, लेकिन किस्मत में यह लड़का था। बाकी 9 प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर्स का रवैया भी लगभग वैसा ही था। कुछ ने तो युनचे के स्टेज पर आने के बाद
उसे ठीक से देखा तक नहीं। फंग फेयान ऐलान करता है 39th 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट का पहला मैच नेवी टाइड वर्सेस ब्लू विंड नेशन। मैच शुरू किया जाए। उनकी आवाज खत्म होने के बाद भी दोनों तरफ से किसी ने भी बैटल स्टार्ट नहीं किया। युनचे बिना किसी एक्सप्रेशन के अपनी जगह खड़ा नेवी टाइड के प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर्स को देखता रहा, जबकि नेवी टाइड के 10 पार्टिसिपेंट्स आलसी पोस्चर में खड़े थे। एक नेवी टाइड प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर पूछता है, क्या करें, कौन जाएगा इससे लड़ने? दूसरे ने कहा, शिट, तुम सब मुझे क्यों देख रहे हो? मैं तो बिल्कुल नहीं जा रहा। 6 साल पहले से ही मैंने स्काई प्रोफाउंड से नीचे के न्यूबीज को बुली करना छोड़ दिया है। तीसरा बोला, मैं यहां दुनिया के योद्धाओं से लड़ने आया हूं। इस लड़के से लड़ना मेरी ताकत की बेइज्जती है। जिसको जाना है जाए, मैं नहीं जाऊंगा। उनमें से एक ने आखिर में कहा, तो फिर जूनियर सिस्टर जी, आप क्यों नहीं चली जाती? वो लड़की गुस्से में कहती है, ऐसा बेकार आदमी मेरे हाथों से हारने के लायक नहीं है। नेवी टाइड के 10 प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर्स एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। कोई भी युनचे से लड़ने के लिए आगे आने को तैयार नहीं था, जैसे कि उससे लड़ना उनके लिए सबसे बड़ी बेइज्जती हो। और इस वक्त युनचे की हालत को एक लाइन में समराइज किया जा सकता था। वो चुपचाप कुछ बेवकूफों को शो ऑफ करते हुए देख रहा था। लिंग जी गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींचकर कहता है, नेवी टाइड नेशन के ये लोग हद से ज्यादा कर रहे हैं। बस इंतजार करो, बहुत जल्द तुम लोग हंस भी नहीं पाओगे। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, उसने अचानक यन श्याओहुआ को दांत पीसते हुए देखा, जो अपने बाल नोच रहा था। लिंग जी ने हैरानी से पूछा, बिग ब्रो हुआ, क्या हुआ? हुआ मिंगाई चिल्लाया, इस बात पर पछता रहा था कि कैसे वो एक बड़ा मौका गंवा चुका था। अगर उसे पता होता कि बॉस यून टूर्नामेंट में है, तो वो बाहर एक सट्टे का स्टॉल लगा लेता। वो ब्लू विंड की जीत पर 1-10 का रेट रखता, और जब सब नेवी टाइड पर पैसा लगाते तो वो रातों रात अमीर हो जाता। लिंग जी ने उसे नफरत से देखा। स्टेज पर जब नेवी टाइड के लोग अभी भी आगे आने से कतरा रहे थे, उनके नंबर 1 हन रुयू आखिरकार बोला। उसने हल्की मुस्कान के साथ एक ऐसी आवाज में कहा जिसमें नफरत और दया दोनों थी, ये तो बस एक बेचारा जोकर है। स्टेज पर जाने की जरूरत नहीं, सबसे अच्छा होगा कि हम उसे अपनी मर्जी से हार मानने दें। उसी पल युनचे की आवाज आई, तुम लोगों की बातें खत्म हो गई? जल्दी करो प्लीज, मुझे जल्दी है। युनचे की सख्त आवाज सुनकर उन्हें बेहद बुरा लगा। सबसे आगे खड़े प्रैक्टिशनर ने पलट कर टोंट मारा, क्या तुम्हें जाने की जल्दी है? युनचे हंसा, तुम सिर्फ आधा सही हो। मुझे तुम लोगों को स्टेज से बाहर भेजने की जल्दी है। यह सुनते ही वो प्रैक्टिशनर गुस्से से आग बबूला हो गया। युनचे ने आगे कहा, लगता है तुम बेवकूफों का ग्रुप किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकता। जैसे ही बेवकूफ इन शब्द निकला, नेवी टाइड के 10 लोगों के चेहरे बदल गए। इससे पहले कि वो कुछ कहते, युनचे का शरीर अचानक हिला और उनकी नजरों के सामने से गायब हो गया। एक तबाही जैसा तूफान अचानक पीछे से आया। फीनिक्स स्टेज पर एक ऐसी आवाज गूंजी जैसे आसमानी बिजली गिरी हो। 4 प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर्स, जिनके शरीर पर किसी भारी हथौड़े से अटैक हुआ हो, घास के गट्ठर की तरह दूर जा गिरे। ड्रैगन फोल्ट हाथ में लिए युनचे ने एक ही अटैक में 4 को उड़ा दिया था। फिर स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो से फ्लैश करते हुए उसने लगातार 2 ओवरलॉर्ड्स फ्यूरी के अटैक किए। बूम बूम। 2 सांस के वक्त में युनचे के 3 अटैकों के नीचे 9 लोग खून की बौछार के साथ फिनिक्स स्टेज से बाहर फेंक दिए गए। तीसरी सांस पर युनचे आखिरी प्रैक्टिशनर हन रुयू की तरफ बढ़ चुका था। इस अचानक बदलाव ने हन रुयू की आंखों की पुतलियों को सुई की नोक जितना छोटा कर दिया। उसकी तरफ आती हुई भयानक हवा ने उसके पास न तो जवाबी हमला करने का वक्त छोड़ा और न ही बचने का। वो बस इंस्टिंक्टिवली एक प्रोफाउंड एनर्जी डिफेंस बैरियर बना सका। बैंग की आवाज के साथ ड्रैगन फॉल्ट के आगे उसका डिफेंस कांच की तरह टूट गया। हन रुयू का शरीर हिल गया जैसे उसकी छाती पर एक पहाड़ से अटैक हुआ हो। वो हवा में उछल गया, लेकिन युनचे ने छलांग लगाई और उसकी ऊंचाई तक पहुंचकर एक जालिम मुस्कान दिखाई। वो कहता है, तुम मुझे बार बार बेचारा जोकर बुला रहे थे, है ना? तो तुम क्या हो? है फ्लावर व्यूइंग प्रिंस? मुझे लगता है कि अब से तुम्हें क्रिपल्ड फ्लावर प्रिंस होना चाहिए। अपनी गहरी आवाज के बीच युनचे के हाथों में ड्रैगन फॉल्ट नीचे की तरफ घूमा और हान रुयू के चेहरे पर जोर से पड़ा स्मैक। हड्डियों के टूटने की साफ आवाज सबके कानों तक पहुंची। हान रुयू का आधा चेहरा अंदर धंस गया और एक दर्दनाक चीख के साथ उसका शरीर एक घूमते हुए लट्टू की तरह नेवी टाइड के सीटिंग एरिया में जा टकराया और बेहोश हो गया। पूरा अरीना एकदम शांत हो गया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं।
सिर्फ 4 सांस के वक्त में एक शख्स ने नेवी टाइड नेशन के सभी प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर्स को फिनिक्स स्टेज से नीचे फेंक दिया था। हर कोई जो मजाक उड़ा रहा था, हंस रहा था या नफरत कर रहा था, सब इस पल हैरान थे। बैंग की आवाज के साथ युनचे हवा से नीचे गिरा। उसके गिरने की आवाज ने सबको उनके हैरानी से जगाया। जिन लोगों ने पहले उसका मजाक उड़ाया था, अब उनकी बोलती बंद हो चुकी थी। ब्लू विंड नेशन के लोग खुशी से झूम उठे। लिंगजाई जोश से चिल्लाया, बॉस, आप बहुत कूल हो। हुआ मिंगहाई ने गहरी सांस ली और कहा, क्या बात है? ये जो बेइज्जती का जवाब दिया है, इतना साफ और जोर से, मैंने पहली बार इतना मजेदार जवाब देखा है। नेवी टाइड नेशन वाले अब ऐसा महसूस कर रहे होंगे जैसे उन्होंने गोबर खा लिया हो। ओह हा 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 हा। 9 नेवी टाइड प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर्स अब तक खड़े हो चुके थे। बिना हिले डुले वो स्टेज पर खड़े युनचे को घूर रहे थे। उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे और उनके शरीर ऐसे कांप रहे थे जैसे उनकी रूह निकल गई हो। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए, अगर ऐसे ही और वीडियोस देखनी है तो। साथ ही अगर आपके दोस्त भी इस तरह की वीडियोस में इंटरेस्टेड हो तो उन्हें शेयर भी कर देना।